वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 16 ऑफ माफिया रिमूव लव। कृतिका खुद में ही खोई उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है। तभी सूर्य तुरंत उसके पास आकर उसे अच्छे से संभालते हुए बैठाता है। वापस से सूर्य को खुद की फिक्र करते देख कृतिका के दिल में एक सुकून उतर जाता है। वो सुकून जो हमेशा उसे सूर्य के पास रहने से मिलता था। वह तुरंत उसके सीने से लगकर उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ कसती थी और अपने चेहरे को उसके सीने में पूरी तरह छुपाए हुए धीमे से कहती है, थैंक यू सूर्य, थैंक यू। मुझे माफ कर दो वापस से अपनाने के लिए, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृतिका की बातें सुन सूर्य अपनी आंखों से सभी को रूम से बाहर निकलने का इशारा करते हैं। उसका इशारा पाते ही सभी तुरंत रूम से निकल जाते हैं। सबके जाते ही सूर्य कृतिका को खुद से दूर करते हुए कहते हैं, जानता हूँ ठीक हो तुम और तुम्हें अब हमेशा ठीक ही रहना पड़ेगा। कृतिका सूर्य की ऐसी बातें कृतिका को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन वो उसकी बातों को इतना सीरियस ना लेते हुए वापस उसके सीने से लगते हुए कहती है, अच्छा इतना प्यार करते हैं आप मुझसे कि मुझे कुछ होता देख भी नहीं सकते आप। तभी सूर्य उसे दोबारा खुद से लग करते हुए अपने प्रेम वो इतना कहता है, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन भी इतना जानता हूँ कि तुम्हें अब हमेशा ठीक रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ के साथ अब मेरे बच्चों की हेल्थ भी जुड़ी है। सूर्य की ये बातें कृतिका को समझने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन जैसे ही उसे सूर्य की बातें समझ आती है उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सूर्य आपके कहने का मतलब मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ना बोलू लगातार अपने पेट पर हाथ फेरती रहती है। कहते हैं ना, जिसके भी आगे माँ शब्द जुड़ जाता है वे अपने आप ही मैच्योर हो जाता है। यही हुआ कृति के साथ भी, जो खुद अभी उम्र के 20वें साल में थी, लेकिन जब उसने सुना कि वो माँ बनने वाली है तो उसके अंदर वो माँ की ममता अपने आप ही पैदा हो गई। कृतिका की खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो वापस सूर्य के गले लगकर मुस्कुराते हुए कहती है, सूर्य आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, हमारा बच्चा इस दुनिया में। वे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सूर्य से खुद से दूर करते हुए कहता है, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बच्चा। इतना बोल वो कृतिका के पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये दोनों सिर्फ मेरे बच्चे होंगे, क्योंकि जिसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं उसको मेरे बच्चे की माँ कहलाने का भी कोई हक नहीं है। जब तक इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है तब तक ही हमारा साथ भी है, क्योंकि जिस दिन मेरे बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आ जाएंगे उसी दिन हमारा रिश्ता भी खत्म। सूर्य की ये बातें कृतिका का दिल तोड़ देती है। उसकी खाली आंखों में वापस से आंसू अपनी जगह बना लेते हैं। वो रोते हुए कहती है, सिर्फ आपका बच्चा कैसे हुआ ये सूर्य, ये मेरा भी बच्चा हुआ ना। तभी उसे कुछ याद आता है और वह सूर्य की तरफ देखते हुए कहती है, आपने अभी दोनों बच्चे क्यों कहा। कृतिका का सवाल सुन सूर्य हल्का मुस्कुराते हुए वापस उसके पेट को छूकर कहता है, क्योंकि तुम मेरे एक नहीं दो बच्चों को जन्म देने वाली हो। मेरे ट्विंस बेबीज है तुम्हारे अंदर। सूर्य का बार बार मेरा बच्चा कहना कृतिका को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में चीखते हुए कहती है, क्या आपने मेरा बच्चा लगा रखा है सूर्य, ये हमारे बच्चे हैं, ऊपर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी है। वे आगे कुछ कहती उससे पहले ही सूर्य उससे भी तेज आवाज में चीखते हुए कहता है, आवाज नहीं चल सकती का, अब मैं वो सूर्य नहीं हूँ जो तुम्हारी तेज आवाज सुनेगा और तुम्हारे नखरे उठाएगा। जिस दिन तुमने मुझ पर विश्वास न कर उस पापी इंसान पर विश्वास किया ना, उसी दिन तुम्हारा वो सूर्य मर गया। अब जो है ये पहले वाला सूर्य है, जिसका दिल फिर से पत्थर का है और जिसमें अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय मेरे दोनों बच्चों के। सूर्य की बात सुनकर दिखा अपने आंसू पोंछे अपनी सिसके के बीच सूर्य के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा आप पर विश्वास था और आप पर भी रहेगा। प्लीज सूर्य इस तरह की बातें बोलकर मेरे दिल को टुकड़े मत करो। कृतिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही सूर्य बेदर्दी से उसका हाथों को झटकते हुए चीख कर कहता है, अच्छा विश्वास है मुझ पर, चलो ठीक है तो बताओ, अगर मुझ पर इतना ही विश्वास था तो गई क्यों थी उसके पास। इतना बोल सूर्य कुछ देर कृतिका के चेहरे को देखता है और उसे कोई जवाब ना देते देख वापस बोलता है, क्या हुआ, जवाब नहीं है। मैंने कितने प्यार से कहा था ना शाम तक का वेट करना तुम्हें मैं खुद सब बातें बताऊंगा, तो फिर क्यों गई उसके पास। सूर्य का बार बार एक ही सवाल लेकर कृतिका अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं सूर्य आप गलत समझ रहे हो, मैं उसके पास आपके बारे में पूछने नहीं गई थी, मैं तो बस ये सिलसिला खत्म करने गई थी। उसने भी कहा था कि मैं उसकी बहन जैसी हूँ, बस एक बार मिली उससे, फिर भी कभी परेशान नहीं करेगा। कृतिका की बातें सुन सूर्य बताले बजाते हुए एकदम बड़ी मुस्कान के साथ बोलता है, वाह कितनी अच्छी बात है ना, मेरी बीवी को मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस अनजान इंसान पर जो 4 दिन पहले मिला था उस पर इतना भरोसा था कि उसके एक बार बोलने पर कि वे तुम उसकी बहन के जैसी हो, बिना कुछ सोचे समझे उसके पास पहुंच गई। इतना बोल वो कृतिका के गाल को अपने हाथों में भरकर दबाते हुए कहता है, जो इंसान अपनी बहन का नहीं हुआ, जिसने अपने फायदे के लिए अपनी बहन की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे अपने बिजनेस पार्टनर के सामने परोस दिया, वो इंसान तुम्हारा होगा। इतनी बातें बोलकर वो उसके गाल को झटके से छोड़ देता है। सूर्य के मुंह से दक्ष की सच्चाई सुनकर कृतिका के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब कृतिका को खुद में ही गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पल के लिए उसने सूर्य पर शक तो किया था। दक्ष की सारी सच्चाई जानकर कृतिका रोते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब ये गलती कभी नहीं होगी, आखिरी बार माफ कर दो। कृतिका को गिल्ट फील करता देख सूर्य उससे दूर होते हुए कहता है,
कैसे माफ कर दूं जब तुमको मुझ पर विश्वास है ही नहीं। चलो माना उसके झांसे में आकर तुम वहां फंस गई, लेकिन कृतिका क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर भी भरोसा नहीं रहा जो तुमने तुरंत खुद को उस घटिया इंसान को सौंपने का फैसला कर लिया? उस वक़्त तो थोड़ा विश्वास रखती मुझ पर, उसकी नज़रें भी नहीं पड़ने देता मैं तुम पर। उसका तुम्हें छूना तो दूर की बात है। सूर्य की बातों को बीच में काट कर कृतिका सफाई देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है सूर्य, मैंने वह सब खुशी से किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको मार रहा था, तकलीफ दे रहा था, आपको इसलिए बोला मैंने वो। और आपको क्या लगता है, अगर वो मुझे छूता तो मैं जिंदा रहती? वो आगे की बोलती उससे पहले सूर्य उसकी बात काटते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कुछ होने देता? जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम पर एक खरोंच भी नहीं आने दूँगा। अगर विश्वास कर सकती हो तो विश्वास रखो। सॉरी की ये बात सुनकर कृतिका तंज भरी मुस्कान के साथ कह बोलती है, इस तरह मुझे खुद से दूर कर आप मेरी हिफाज़त करेंगे सूर्य, इस तरह की ज़िंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी सूर्य उसके सामने आता है और हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देने का सोचा था, लेकिन तुमने ही इस तरह की ज़िंदगी चुनी तुमने जो चुना है खुद के लिए वो तुम्हें मुबारक हो। इतना बोल वो रूम से निकल जाता है। उसके जाते ही कृतिका मुस्कुराती हुई अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहती है, देखा बेबीज, आपके डैड कितना गुस्सा करते हैं आपकी मम्मा पर, कह रहे हैं कि आपको मुझसे दूर रखेंगे, लेकिन ऐसा होता थोड़े ही है, क्योंकि बच्चों को तो मम्मा और पापा दोनों चाहिए होते हैं। और आप देखना, आपके इस दुनिया में आने से पहले ही आपकी मम्मा सब ठीक कर देगी। जब आप इस दुनिया में आओगे ना, तब आपको मम्मा और डैड दोनों ही आपके पास होंगे। सूर्य की बातें कृतिका का दिल तोड़ चुकी थी। उसकी हर एक बात उसके दिल पर लगी थी, लेकिन कृतिका कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि इस सब में उसकी गलती ही है। इस क्षण में अपनी टूटी हुई हिम्मत को जोड़कर खुद को हौसला दे रही थी और सब कुछ ठीक करने का वादा भी करती है। 2 दिन बाद उस हादसे को बीते 2 दिन हो चुके थे। सूर्य आज घर आ चुका था, लेकिन अभी ये ठीक नहीं हुआ था। अभी भी वे बेड रेस्ट पर ही था और अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कृतिका अंदर आती है। उसे अपने रूम में देखकर सूर्य के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। वो कृतिका की तरफ देखे गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, रुको, अंदर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सूर्य की बात सुन कृतिका का दिल धक से रह जाता है। वे अपनी नम आंखों से सूर्य को देखते हुए कहती है, सूर्य, ये तो मेरा कमरा है ना, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? जानती हूँ आप गुस्सा हो, लेकिन मुझे मौका तो दो आपका गुस्सा शांत करने का। कृतिका इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि सूर्य के आगे कहे शब्द सुनकर उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। जब सूर्य कृतिका की बात सुनता है तो इसकी बात को ही बीच में ही काटते हुए कहता है, तुम्हारा नहीं कृतिका, ये मेरा कमरा है, भूल रही हो शायद, मैंने बनाया है इसे, वे भी खुद के पैसों से। ये तो तुम्हारा किस एंगल से हुआ? सूर्य की वे बात कृतिका की आंखों नीलों के आंसुओं को बाहर आने पर मजबूर कर देती है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर अपने कदम सूर्य के करीब दिखाती है और थोड़ी जिद करते हुए कहती है, जानती हूँ ये सब आपने बनाया है, लेकिन आप भूल रहे हैं सूर्य, मैं पत्नी हूँ आपकी, इस नाते आप और आपकी हर चीज पे मेरा हक है। रोकने के बाद भी कृतिका को खुद के कमरे में आता देख सूर्य थोड़ी तेज आवाज में कहता है, किस हक की बात कर रही हो तुम? जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो किस हक की बात कर रही हो? कोई हक नहीं है तुम्हारा, ना मुझ पर और ना ही मेरे कमरे पर। अब जाओ यहाँ से जल्दी, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना मुझे। सूर्य की इतनी तेज आवाज सुनकर कृतिका का पूरा शरीर कांप जाता है और उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि सूर्य से उसको गुस्से में चीख ही सकता है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जानते हुए थोड़ा डीठपन दिखाते हुए सूर्य के करीब आती है और उसके सामने खड़े होते हुए कहती है, कहीं नहीं जा रही मैं, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं यहीं रहूंगी, वो भी आपके साथ। कृतिका की जिद देख सूर्य तुरंत उसे बेड से उठाकर रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, रहो यहीं, लेकिन हम मेरे साथ रहने का सपना छोड़ दो। अब सूर्य की ये जिद कृतिका का रहा सहा धैर्य खत्म कर देती है और वे तुरंत सूर्य का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए चीखती है, बस कीजिए सूर्य, बस कीजिए, और कितना हट करेंगे आप मुझे? इतना बोल वो अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं मान तो रही हूँ ना कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना सूर्य कि आप मुझे सिर्फ नफरत दोगे, और अगर इतनी ही नफरत हो रही है मुझसे तो मारकर खत्म करो इस चैप्टर को। वैसे भी इस तरह हकीकत क्या करूंगी मैं? कृतिका के मुझसे मरने की बात सुन सूर्य हल्का मुस्कुराता है कहता है, मरने की बात तो भूल जाओ, भूल से भी मत करना। अभी याद रखो, तुम्हारे अंदर अभी मेरा बच्चा है, वे भी तो याद रखो, जब तक ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी एक एक सांस पर बस उनका हक है। इतना बोलते ही सूर्य को अपनी पीठ में दर्द महसूस होने लगता है और वे दर्द उसके चेहरे पर झलकने लगता है, जिसे देखकर कृतिका तुरंत उसे पकड़कर बेड पर बिठाती है और खुद उसके पैरों के पास बैठकर कहती है, सूर्य प्लीज छोड़ दो ना अपनी जिद, एक बार माफ कर दो ना, बस कभी इस तरह की गलती नहीं होगी। अब आप जानते हो ना कि कृतिका की जिंदगी बिना परिवार के ही बीती है, और अब आप मेरा परिवार हो। अगर आप मुझे माफ कर दोगे ना, माफ कर देंगे ना, तो आपका परिवार भी माफ कर देगा और मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल जाएगा। कृतिका अपने धुन में ही सूर्य को अपने मन की बातें कही जा रही थी। इस बात से अनजान के सूर्य की पीठ से खून काफी तेजी से बह रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और जैसे ही युवान की नजर सूर्य की पीठ पर लगे खून पर जाती है, वो तुरंत अंदर आकर कृतिका की बाह पकड़कर उसे सूर्य से दूर करते हुए गुस्से से चीखता है,
एक बार मारकर मन नहीं भरा मेरे भाई को, जो अब फिर से उसे मारने की कोशिश कर रही हो। युवान आगे कुछ कहता उससे पहले सॉरी उसे रोकते हुए कहता है, चुप रहे युवान, अभी ये सब बातें बंद कर। सॉरी को खुद की सारी जगह देख कृतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि सॉरी उसके पास आकर उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, भूल मत, इसके अंदर मेरे बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ भी तकलीफ हो। इतना बोलते युवान को देखकर आगे कहता है, मेरे लिए दूसरा रूम रेडी कराओ। सूर्य जैसे ही वहां से जाने लगता है, इससे पहले ही कृतिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वो अपनी भीगी नजर युवान पर डालती है और हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं सूर्य, यह आपका कमरा है, आप यहीं रहें, क्योंकि अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो मैं हूँ। इतना बोल वो एक नजर युवान को देखती है और फिर सूर्य को वो खुद से कहती है, ये दोनों ही कुछ दिन पहले तक मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कहते थे और आज मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। शायद मेरी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं। कृतिका की बंधी हुई हिम्मत अब युवान और सूर्य की कड़वी बातें सुनकर टूट चुकी थी। वे हताश होकर सूर्य के रूम के बाहर की तरफ निकल जाती है। कृतिका को इस तरह खुद से दूर जाता देख सूर्य की आंखों से आंसू का एक कतरा निकल जाता है, लेकिन वो अपनी आंसू युवान से छुपाकर वाशरूम के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही युवान अपनी आंखों में आंसू को रोकते हुए कहता है, क्यों भाई, क्यों करवा रहे हो आप मुझसे ये सब? उस बच्ची को कितना और तकलीफ दूं मैं नहीं देखी जाती इसकी हालत। एक महीने बाद देखते ही देखते पूरे 1 महीना निकल चुके थे और कृतिका की प्रेगनेंसी को पूरे 2 महीने हो चुके थे। उसे ट्विंस थे, इस कारण कृतिका को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत वीक थी और ऊपर से उसकी एज भी माँ बनने के लिए काफी नहीं थी, और ऊपर से 2 बच्चे, जिस कारण उसकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफी मुश्किल से निकल रहा था। इस 1 महीने में कृतिका ने हर दिन सूर्य को मनाने की कोशिश की थी। उसने हर तरीका अपना लिया था, लेकिन सूर्य का गुस्सा उतना का उतना ही था। अब वे दोनों पहले की तरह एक ही रूम में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां उतनी ही थी, क्योंकि सूर्य अब उसकी अपनी पत्नी कृतिका के साथ नहीं, बल्कि बस अपने बच्चों के साथ रहना चाहता था। कृतिका को इतनी तकलीफ में देखकर उसने खुद ये फैसला लिया था कि अब वो कृतिका को हमेशा खुद के सामने ही रखेगा। इस 1 महीने में कृतिका ने अपनी स्टडी भी शुरू कर दी थी। हाँ, वो पहले की तरह इतना फोकस नहीं कर पाती थी, लेकिन जितना हो सके उतना वह कोशिश जरूर करती थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन इस 1 महीने ने कृतिका को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो पहले की तरह चंचल नहीं थी, ना ही वह कुछ बोलती थी, क्योंकि उसने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि किसी को भी उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब उसने खुद को पूरी तरह शांत कर लिया। बस वे सूर्य के सामने ही बोलती थी, लेकिन अब वो शायद सूर्य के पत्थर दिल को पिघलाने में नाकामयाब हो रही थी। फिर भी वो हर वक्त कोशिश क्या करती थी, जब भी वो सूर्य के साथ होती थी। लेकिन उस हादसे के बाद सूर्य भी बिल्कुल बदल गया था। अब वह भी पहले की तरह पत्थर दिल हो गया था। जितनी जरूरत होती थी बस उतना ही बोलता था। उसके चेहरे पर मुस्कान भी तब आती थी जब वो कृतिका के जरिए अपने बच्चों को फील करता था। सुबह के करीब 10 बजे इस 1 महीने में घर का हुलिया बिल्कुल बदल गया था। जहाँ पहले डाइनिंग टेबल पर सब हंसते मुस्कुराते खाना खाते थे और सबसे ज्यादा कृतिका की आवाज आती थी, वहीं आज सब शांति से बैठे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हमेशा की तरह सूर्य हेड चेयर पर बैठा था और कृतिका के पास युवान और उसके बगल में तन्वी बैठी थी, और दूसरी साइड जतिन और नूर सब बैठे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सब बस कृतिका अपना मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा करके सामने रखा सूप पी रही थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले उसे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी आना शुरू हो गए थे। आज भी वही हो रहा था, जो सूप वो हमेशा पीती थी, आज वही सूप उसमें एक स्पून भी पिया नहीं जा रहा था। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी तकलीफ किसे बताए। तभी तन्वी की नजर कृतिका पर जाती है और वो अपना ब्रेकफास्ट छोड़ अपनी जगह से उठकर कृतिका के पास आती है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बहुत प्यार से कहती है, क्या हुआ कृतिका, तू आज ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर रही? तन्वी की बात सुन कृतिका अपने भरे गले से उसकी तरफ मुड़कर धीरे से कहती है, तनु, आज ये खाया नहीं जा रहा मुझसे। जितनी बार मैं मुंह में रख रही हूँ ना, वो में तुझे जैसा हो रहा है। कृतिका ने अपनी बातें चाहे जितनी भी धीरे से कही हो, लेकिन उसकी बातें वहां मौजूद सभी के कानों में जाती है। सभी को एहसास होता है कि उन्होंने अपने गुस्से में आकर कहीं ना कहीं कृतिका की परेशानी को भी नजरअंदाज किया है। शायद सबसे ज्यादा बुरा सूर्य को लग रहा था, क्योंकि कृतिका सबसे ज्यादा तो उसकी ही थी और उसने भी उसकी तकलीफ के बारे में अभी सोचा था। कृतिका की बात सुनकर वे मुस्कुराती हो उसके सामने से सूप का बाउल उठाते हुए कहती है, तुझे ना प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। अब तुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी जो तुझे पसंद नहीं थी, तो बहुत सारी बुरी चीजें लगने लगेगी जो तुझे पसंद थी। तो अब तुझे जो भी पसंद है वे तू मुझे खुलकर बोलना। अब बता क्या खाना है तुझे? तन्वी की बात सुन कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है, तनु, मुझे ना खीर खानी है, बस पता नहीं क्यों, लेकिन अब सुबह से
खाने की इच्छा हो रही है, तू मेरे लिए बस वही बना दे, इतना बोल वो एक नज़र युवान को देखकर थोड़े तीखे शब्दों में कहती है, लेकिन तू पहले अपने पति से पूछ ले, अगर उसकी परमिशन मिले तो बना दे, नहीं तो मैं खुद बना लूंगी। कृतिका के मुंह से खुद के लिए तीखे शब्द सुनकर युवान को अपनी गलती का और भी ज्यादा एहसास होता है। कृतिका ने उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन युवान ने अपने तीखे शब्दों से उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। अब कृतिका कोई कोशिश भी नहीं करती थी युवान से बात करने की, यहाँ तक कि अब युवान को देखती भी नहीं थी। कृतिका की बातें सुन तन्वी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहती है, तू भी ना पागल है कृतिका, युवान क्यों मना करेंगे मुझे भला, भूल मत, तू जान ही उनकी एक बार में मेरी पसंद को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन तेरी तेरी नहीं। तू भूल जाऊं उस सब बातों को और वेट कर, मैं अभी बना कर लाती हूँ तेरे लिए खीर। इतना बोल वो जैसे ही वहां से जाने लगती है, कृतिका उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तन्वी भी अपना सिर हाँ में हिला देती है और दोनों किचन की तरफ चली जाती है। उधर तन्वी और कृतिक आगे जाते ही सौर्य अपना फोन निकालकर डॉक्टर सारिका को कॉल लगाता है। जैसे ही कॉल पिक होता है, सौर्य अपनी दमदार आवाज में कहता है, इन 9 महीनों में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या होता है, सबकी लिस्ट मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। इतना बोल वो आगे बिना आगे की बात सुने कॉल कट कर देता है। सौर्य की कॉल कटते ही युवान तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई जब डॉक्टर सारिका आपको लिस्ट भेजे आप मुझे भी सेंड कर देना। सौर्य बस अपना सर हाँ में हिला देता है। इधर किचन में तन्वी खीर भी बना रही थी और कृतिका से बातें कर उसका मन खुश करने की कोशिश कर रही थी। कृतिका जो खुद में ही खोई हुई थी, वे तन्वी को देख एकाक बोल पड़ती है, तनु अभी ना मुझे अपनी मम्मा की बहुत कमी महसूस हो रही है। अगर वे रहती तो कितना ध्यान रखती ना मेरा। तुम्हें पता होगा कि मुझे क्या, उन्हें पता होता कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पसंद आ रहा है। तुझे पता है तनु, पहली बार मुझे अपनी मम्मा की कमी महसूस हो रही है। पहले नहीं होती थी, और जब से सूर्य और युवान आए मेरी जिंदगी में तब तो बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काश मेरी मम्मा होती मेरे पास। मैं अकेला महसूस करती हूँ तनु, और ये दिन तो निकल ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कृतिका की ये बातें सूर्य का दिल तोड़ देती है, जो वहीं दरवाजे पर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कुछ कहने आया था, लेकिन जैसे वो कृतिका की बात सुनता है उसके कदम वहीं दरवाजे पर रुक जाते हैं। तन्वी जो कृतिका को कुछ बोलने ही वाली होती है, उसकी नजर दरवाजे पर खड़े सूर्य पर जाती है। वो कहती है, भाई आप यहाँ, कुछ चाहिए आपको? तन्वी की आवाज से सूर्य अपने सेंसेस में आता है और कृतिका से अपनी नजर चुराकर किचन के अंदर आता है। अपनी प्लेन वॉइस में तन्वी को देख कहता है, दोपहर तक डॉक्टर सारिका घर आएगी, कृतिका के रेगुलर चेकअप और कुछ टेस्ट भी करने हैं, तो आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो तुरंत किचन से निकल जाता है। उसके जाते ही कृतिका अपनी भीगी आंसू से सूर्य को जाते हुए देखकर कहती है, देख तनु, अब उन्हें मेरी शक्ल देखने भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर वो किचन से निकलकर गार्डन की तरफ चली जाती है। सूर्य का कमरा। कृतिका अपने कमरे में बैठी अपने लैपटॉप पर अपने कॉलेज के कुछ असाइनमेंट लिख रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसकी आवाज सुन कर कृतिका अपना ध्यान उस तरफ करती है और उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी डॉक्टर सारिका और उनके पीछे खड़े युवान पर जाती है। डॉक्टर सारिका को देखकर टीका को याद आता है कि सुबह सूर्य ने ही कहा था कि दोपहर में उसका चेकअप करने डॉक्टर सारिका आ रही है। ये याद आता ही कृतिका तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर बेड से उठकर डॉक्टर सारिका को अंदर बुलाती है। तभी डॉक्टर सारिका के साथ युवान भी अंदर आता है, जिस पर कृतिका ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये बात युवान भी महसूस करता है। डॉक्टर सारिका अंदर आकर कृतिका से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, जैसे उसे क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या परेशानी आ रही है उसे। कृतिका भी उनके सभी सवालों का जवाब बहुत आराम से दे देती है, लेकिन जब उसके कानों में डॉक्टर सारिका की ये बात जाती है कि उन्हें कृतिका के कुछ टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेना है, तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे नीडल से डर लगना शुरू हो जाता है। ये भी शायद उसकी प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम था, क्योंकि कृतिका को डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और उसे अभी तक नीडल से डर नहीं लगा था। युवान की नज़र जब कृतिका पर जाती है, तो वह देखता है कि कृतिका निडल देकर गिर रही है, तो वह तुरंत उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहता है। लेकिन उसके आगे की कृतिका की हरकत देख युवान को कहीं ना कहीं अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। कृतिका जब अपने हाथों पर युवान का हाथ महसूस करती है तो और उसकी नज़र युवान पर जाती है, जो उसे आंखों के इशारे से हौसला दे रहा था, तो कृतिका उसके हाथ से अपना हाथ हटाकर उससे नज़रें फेरते हुए कहती है, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए खुद काफ़ी हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। कृतिका कहती की बात सुनकर युवान चुपचाप उसके पास से उठकर साइड में खड़ा हो जाता है। कृतिका ने युवान को अपने पास से हटाकर अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए डॉक्टर सारिका के सामने अपना हाथ तो बढ़ा दिया था, लेकिन उसके कांपते हाथ वहाँ मौजूद डॉक्टर सारिका और युवान से छुपे नहीं रहते। तभी कृतिका को वापस अपने हाथ पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस होती है और उस पकड़ को महसूस कर कृतिका सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि सूर्य का था। उसे मना करने की हिम्मत अब कृतिका में नहीं थी। बस कुछ ही पलों में डॉक्टर सारिका कृतिका का ब्लड सैंपल लेकर सूर्य को इंस्ट्रक्शन देती है और कहती है कि अब कृतिका का फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने का टाइम आ गया है। इसमें दोनों बेबीज की कंडीशन के बारे में अच्छी तरह पता चल जाएगा, तो आप कल इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा।
इतनी बात कहकर डॉक्टर सारिका तुरंत वहां से निकल जाती है। उनके जाते ही युवान भी तुरंत वहां से निकल जाता है और उनके जाते ही कृतिका सूर्य के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी हालत देखकर सूर्य भी कुछ नहीं बोलता और ना ही कुछ करता है, यहाँ तक कि वो कृतिका को वापस अपने गले भी नहीं लगाता। बस उसी तरह चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर की शांति के बाद कृतिका अपना सर उसके सीने से निकाल कर सूर्य को देखते हुए कहती है, सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन भी बहुत बेचैन रहता है। प्लीज ना सूर्य, अब तो आप अपना गुस्सा छोड़ दो, माफ कर दो। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सूर्य अपना फोन कान पर लगाकर किसी से बात करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। इसकी बेरुखी देख कृतिका का दिल एक बार फिर टूट जाता है। ऐसा एक भी दिन नहीं आया गया होगा जब कृतिका ने सूर्य से माफी मांगकर उसे मनाने की कोशिश ना की है, और हमेशा की तरह उसकी कोशिश का परिणाम उसकी आंखों से बहते आंसू ही होते हैं। इस बार भी यही हुआ। रात का वक्त सभी बैठे डिनर कर रहे थे और सबको डिनर कोई और नहीं बल्कि अनाया सर्व कर रही थी। वैसे सूर्य को पता था कि अनाया भी दक्ष के साथ मिली हुई थी, लेकिन कृतिका की हरकत के आगे उसे किसी और की गलती दिखी ही नहीं, या फिर कोई और कारण था जिस वजह से सूर्य ने अनाया को ना कोई सजा दी थी और ना उसे अपने घर से निकाला था। सभी बैठे डिनर ही कर रहे थे। तभी एक नर्स जो सूर्य के पिता समर जी की देखभाल के लिए अपॉइंट की गई थी, वो जोर से कुछ बोलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है। उसकी आवाज सुन सबके हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। तभी वो नर्स सूर्य के पास आकर अपना सर झुकाकर खड़ी होती है। सूर्य गुस्से से कुछ कहता उससे पहले वे तुरंत बोलती है, सर वो बड़े सर की बॉडी में हलचल हो रही है और शायद अब उनको होश भी आ रहा है। अपने पिता को होश आने की बात सुनकर सूर्य तुरंत डाइनिंग टेबल से उठते हुए डेढ़ बोलकर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। उसके जाते ही सभी एक एक करके उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कृतिका अपना अगला कदम सीढ़ियों पर बढ़ाती है, अनाया तुरंत उसके पैरों के बीच अपना पैर फंसा देती है। इस कारण कृतिका अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और वे पीछे की तरफ गिरने लगती है। उसे गिरता देख अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे रहते तुम और सूर्य कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मैं नहीं दूंगी। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि सूर्य को बच्चे कितने पसंद है, उनका कितना मन था बाप बनने का, लेकिन वो सुख में उसे कभी नहीं दे पाई, तो तुझे कैसे देने दूं। अब ना रहेगा बच्चा और ना रहेगी तुम्हारे यहाँ रहने की वजह, सब होगा स्वाहा। अनाया अब अपनी चाल चल चुकी थी, लेकिन उसकी चाल को बहुत ही अच्छे से नाकामयाब कर युवान तुरंत कृतिका को संभाल कर और उसके दोनों बच्चों को बचा लेता है। लेकिन कभी कृतिका को सूर्य के पिता की चिंता थी, इसलिए वे अभी हुई घटना पर ज्यादा ध्यान न देकर सूर्य के पिता की कमरे की तरफ भागते हुए चली जाती है। युवान को अनाया की चाल समझते एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन वो बात को अब आगे न बढ़ाते हुए बस अनाया को घूरते हुए आगे निकल जाता है। वही अपनी चाल कामयाब न होते देख अनाया की भौहें सिकुड़ जाती है और वो एक एविल स्माइल लिए खुद से कहती है, कब तक बचाते रहोगे उसे, वो भी यहाँ है, मैं भी यहीं हूँ। इतना बोल वे भी सूर्य के पिता को देखने उनके कमरे की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद कुछ डॉक्टर समर जी का चेकअप कर रहे थे। उनको पूरे 4 साल बाद होश आया था, इस कारण वो अभी भी काफी वीक थे, लेकिन उनको देख सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। सबसे ज्यादा खुश सूर्य था, क्योंकि इतने साल बाद वो अपने पिता को बोलते देख रहा था। समर जी का अच्छे से चेकअप कर डॉक्टर सूर्य को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चले जाते हैं। सभी डॉक्टर्स के जाते ही समर जी की नजर सूर्य पर जाती है और वे तुरंत उसे देख अपनी बाहें फैला देते हैं। ये देख सूर्य भी तुरंत भागते हुए जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है। दोनों ही सुकून से एक दूसरे से मिलते हैं। तभी समर जी की नजर रूम में मौजूद दूसरे लोगों पर जाती है, जो उनके लिए अनजान थे। सिर्फ जो जतिन ही था जिसे वे अच्छी तरह जानते थे। अपने रूम में इतने अनजान चेहरे देख समर जी मुस्कुराते हुए सूर्य से कहते हैं, ये सब कौन है, पहले तो नहीं थे यहाँ ये। फिर वो अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाते हुए कहते हैं, और तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं इतने दिन बाद होश में आया हूँ लेकिन वो मेरे सामने नहीं है। और मेरी कियारा कहाँ है। समर जी की बातें सुनकर सभी को समझते देर नहीं लगती कि वे अपनी याददाश्त भूल चुके हैं और उनके साथ जो आखिरी हादसा हुआ था उसे भी वे भूल चुके हैं, क्योंकि अगर उन्हें ये सब याद रहता तो वे कियारा को नहीं खोजते। जहाँ उनकी याददाश्त भूलने का पता चलने पर सबके चेहरे पर हैरानी थी, वहीं अनाया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सूर्य खुद हैरानी से अपने पिता को देख रहा था, क्योंकि उसके पिता के उसके लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत थी अपने पिता के सवालों के जवाब देना। वो कुछ बोलता उससे पहले समर जी सूर्य को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मेरी बहू कहाँ है, उसे भी तो बुलाओ। समर जी के मुंह से बहू सुनकर अनाया के चेहरे पर वापस एक मुस्कान आ जाती है। कृतिका के दिल में कहीं ना कहीं एक आस जगती है कि अब शायद सूर्य के पिता के जरिए वो और सूर्य फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन उसकी आस तब चकनाचूर हो जाती है जब वो सूर्य को अनाया के सामने अपना अपना हाथ बढ़ाकर प्यार से बोलते हुए सुनती है, जाना डेढ़ बुला रहे हैं। अनाया भी मुस्कुराते हुए तुरंत सूर्य के हाथों में अपना हाथ रखकर उसके साथ समर जी के पास चली जाती है। दोनों ही एक जोड़े की तरह समर जी से मिलते हैं और करते हुए आंखों के सामने उसके पति को किसी और के साथ जीवन भर रहने का आशीर्वाद मिलता है। ये सब देख कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब तक की उसकी पूरी जिंदगी ही झूठी थी,
जो चीज़ वह कभी सपने में भी नहीं देखना चाहती थी, आज वो हकीकत में देख रही थी। समरजीत जो बहुत खुश होकर सूर्य और अनाया से बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र दरवाजे पर अपनी आंखों में आंसू लिए कृतिका खड़ी कृतिका पर जाती है। उनसे देख वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, शौर्य का उफ अनाया जिसने अपना नाम शौर्य का बताया था सबको, वो बच्ची कौन है? बहुत ही प्यारी है। तब अनाया अपनी नजर कार्तिका पर जमाए मुस्कुराते हुए कहती है, डैड ये मेरी छोटी बहन कार्तिका है। इतना बोल वो अपने हाथ बढ़ाकर उसे अंदर बुलाती है। तभी कार्तिका अपने भारी कदम बढ़ाकर समर जी के पास जाती है। तभी समर जी की नजर उसकी मांग में चमक रहे सिंदूर पर जाती है और वे हैरान होकर अनाया से कहते, अरे ये तो कितनी छोटी है और उसकी शादी भी हो गई। ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिता ने? अभी तो इसकी पढ़ने खेलने की उम्र है और इसका पति कौन है? समर जी के सवालों का जवाब सौर्य कुछ देता उससे पहले ही अनाया अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहती है, क्या कहूँ डैड, आप तो जानते हैं ना कि आजकल के बच्चे बड़ों की बात सुनते ही कहाँ हैं। इसने भी वही किया, अपने बचपने में आकर इसने गलत इंसान से शादी कर ली और उसने इसका पूरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। इस कारण अभी ये जीजू के साथ रहती है। इतना बोल सौर्य की तरफ देखकर उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है ना सौर्य, तुम अपनी साली का ध्यान रखोगे ना? अनाया सूर्य की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रही थी, लेकिन वे जानती थी कि सूर्य कुछ भी नहीं कर सकता और उसका वो पूरा फायदा उठा रही थी। इधर अनाया की बातें सुनकर सूर्य के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो बस अपना सर हाँ में हिलाने के अलावा कुछ नहीं करता। उसे कुछ ना बोलते देख कृतिका के दिल का दर्द और बढ़ जाता है। जब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वे तुरंत कमरे से निकल जाती है और उसे रूम से जाते देख युवान तो उसके पीछे जाना वाला होता है कि समर जी के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। समर जी द्वारा युवान को पहचानते देख सभी को बहुत हैरानी होती है। तभी सूर्य बात को संभालते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ बहुत शांति से बोलता है, डैड आपने सही पहचाना, ये युवान है। मुझे सब सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए मैंने अपने भाई को अपने साथ रहने को बुला लिया और ट्रस्ट कीजिए ये अब वैसा बिल्कुल नहीं है। ये अब हमारा युवान है। बस हमारा इतना बोल वो तन्वी की तरफ इशारा करके कहता है, और ये रही आपकी छोटी बहू, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी। तब युवान और तन्वी दोनों एक साथ आकर समर जी का आशीर्वाद लेते हैं और समर जी भी मुस्कुराते हैं उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इधर कृतिका रोते हुए जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उसका फोन रिंग करने लगता है। जब उसकी नज़र फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम डॉक्टर सारिका पर जाती है, तब वे तुरंत कॉल रिसीव करके जैसे ही अपने कान पे लगाती है, डॉक्टर सारिका की बात सुन वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, आप सॉरी से कुछ नहीं कहेगी, जो बात करनी है मुझसे करेगी। मैं इसको बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। कृतिका अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सामने बैठी डॉक्टर सारिका को देखकर कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है डॉक्टर सारिका? साफ साफ बोलिए, क्या सच में मेरे दोनों बच्चे डेंजर में हैं? और आप अचानक से ऐसे क्यों कह रही है कि मुझे इन्हें अबॉर्ट करना चाहिए? कृतिका की बातों को सुनकर डॉक्टर सारिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, पहले आप खुद को संभालिए मिसेज प्रताप, और आगे की बात मैं तभी बताऊंगी जब आपके हस्बैंड यहाँ होंगे, क्योंकि आप जानती हैं वो कैसे इंसान हैं। मैं उनसे कोई भी बात छिपाकर उनकी नजरों से उतरना नहीं चाहती। देखा था मैंने उनका गुस्सा और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उनके गुस्से का सामना कर पा सकूं। फिलहाल मैंने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया है, वे भी यहाँ आते ही होंगे। डॉक्टर सारिका की पूरी बात सुनकर दीपा उन पर चिल्लाते हुए कहती है, मेरा मना करने के बाद आपने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने कहा ना, पहले मुझे पूरी बात बताइए, फिर उन्हें क्या बताना है क्या नहीं है मैं डिसाइड करूंगी। अब आप मुझे वे बात बताइए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, और वे भी जल्दी नहीं तो जिस गुस्से से आप बचने की बात कर रही हैं ना, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आपका उस गुस्से से जल्द सामना हो जाए। एंड ट्रस्ट मी डॉक्टर सारिका, मैं ऐसा कर सकती हूँ। कृतिका की धमकी सुनकर डॉक्टर सारिका डरते हुए रिस्पेक्टिंग टोन में कहती है, देखिए मिसेज प्रताप, आप ऐसा मत कीजिए। जो बातें हैं मैं आपको अकेले नहीं बता सकती। दोनों पति पत्नी का एक साथ होना जरूरी है। आप समझिए मेरी बात। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कृतिका अपनी जगह से गुस्से में उठते हुए कहती है, अच्छा तो आप नहीं मान रही मेरी बात? ठीक है, फिर जो होगा आप देख लेना। इतना बोलकर वो जैसे ही अपना फोन निकालती है, उससे पहले ही डॉक्टर सारिका डरते हुए कहती है, नहीं मिसेज प्रताप, रुकिए मैं बताती हूँ सारी बात डिटेल में। जिसे सुनकर कृतिका चुपचाप डॉक्टर सारिका पर अपनी नजरें जमा कर बैठ जाती है। डॉक्टर सारिका अपने डेस्क से कुछ रिपोर्ट निकालते हुए उन्हें कृतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, देखिए मिसेज प्रताप, अगर मैं शॉर्ट में सारी बात बताऊँ तो वे ये है कि आपका शरीर इन दोनों बच्चों को कैरी करने में कैपेबल नहीं है, और फिर भी अगर आपने दोनों बच्चों को जन्म देने का सोचा तो शायद आगे चलकर आपकी जान जा सकती है। इसलिए अगर मेरी माने तो फिलहाल आप इन्हें अबॉर्ट होने दीजिए, क्योंकि माँ तो आप बाद में भी कभी बन सकती हैं। ये बच्चा आपके लिए सही नहीं है। डॉक्टर सारिका की पूरी बात जैसे ही कृतिका के कानों में जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी हालत देखकर डॉक्टर सारिका उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देते हुए अपने केबिन से निकल जाती है, क्योंकि वे जानती थी कि अभी साथ कृतिका को अकेले रहकर खुद को संभालने की
जरूरत है। कृतिका होश में आकर अपना हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहती है, आखिर मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो भगवान जी एक के बाद एक सभी को मुझसे दूर किए जा रहे हैं। पहले तो मुझे इस दुनिया में भेज दिया, ना माँ का प्यार देखा मैंने, ना बाप का। लेकिन जब से सूर्य मेरी जिंदगी में आए थे तब से मुझे किसी की कमी में कभी महसूस ही नहीं हुई। लेकिन भगवान ने मुझसे मुझसे उन्हें भी दूर कर दिया जिस इंसान की आंखों में मैंने खुद के लिए हमेशा प्यार देखा था। आज उस इंसान अपने लिए गुस्सा देकर जी नहीं पा रही। कोई भी लड़की जो चीज अपने सपने में भी नहीं देखना चाहेगी, आज वो चीज अपने पति के मुंह से अपनी नजरों के सामने किसी दूसरे को खुद की बीवी कहते हुए सुनी मैंने। फिर भी एक उम्मीद थी कि हमारा ये बच्चा हमें एक करेगा, कभी न कभी। लेकिन आज भगवान जी उसको भी हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बोलते ही अचानक कृतिका की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो अपनी आंखों के आंसू बहुत गहरे में से फेंकते हुए बोलती है, अब जो भी हो जाए मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया में आकर रहेंगे। वैसे भी अब मैं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, तो मैं जीऊँ या मरूँ क्या फ़र्क पड़ता है। कृतिका खुद को सँभाल कर आगे कहती है, मैं जानती हूँ गौरी के लिए ये बच्चा क्या है। अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आया तो उनका डैड बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने नहीं दूँगी। इतना तो मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं हमारे दोनों बच्चों का ख़्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। और युवान और तन्वी भी तो है इनके लिए, तो देखा जाए तो मेरी तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात सूर्य की, तो सूर्य के लिए उसकी पत्नी उसके साथ है, साथ रहते-रहते तो प्यार हो ही जाता है, इन दोनों के बीच भी हो जाएगा। थोड़ी ही देर में कृतिका और डॉक्टर सारिका फिर से एक दूसरे के सामने बैठे थे। जहाँ कृतिका की आंखों में एक जिद थी, वहीं डॉक्टर सारिका की आंखों में डर। वो कृतिका आँख के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, देखिए मिसेस प्रताप, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती, क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है जो मैं मिस्टर प्रताप से छुपा कर रखी हूँ। जैसे-जैसे समय बढ़ेगा और बेबी ग्रो करेगा, आपकी हालत खराब होती जाएगी। और वे कोई बच्चे नहीं हैं जो कुछ समझ नहीं पाए। प्लीज मुझे इस तरह की मुसीबत में मत फंसाएं। आपके पति को एक सेकंड नहीं लगेगा मेरी सालों की मेहनत चौपट करने में। डॉक्टर सारिका आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कृतिका उनके जुड़े हुए हाथों को अपनी दोनों हथेली के बीच रखते हुए बोलती है, आई बेग यू डॉक्टर सारिका, भीख मांग रही हूँ मैं आपसे। बात मान लीजिए मेरी। आपको नहीं पता मेरे पति के लिए बच्चा कितना मायने रखता है। सपना है ये उनका, और मैं उनके किसी भी सपने को तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उनको भनक भी लग गई ना कि इस बच्चे के कारण मुझे खतरा है, तो वो अपना सपना अपने हाथों से तोड़ देंगे। और क्या पता इस समय कोई चमत्कार हो जाए और हम तीनों ही बच जाए। आगे का सोचकर अभी का नुकसान क्यों किया जाए। आप विश्वास रखिए, आपके करियर को मैं कोई नुकसान नहीं आने दूंगी। कृतिका की बात पर डॉक्टर सारिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी इन दोनों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज होती है, मुझसे कोई बात छिपाने से पहले उनके अंजाम को तो सोच लीजिएगा। डॉक्टर सारिका सड़क पे चढ़कर डॉक्टर सारिका इस आवाज को सुनकर दोनों की धड़कन तेज हो जाती है। कृतिका जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो उसकी नजर सूर्य पर जाती है, जो कोई बिन का दरवाजा खोले खड़ा था। उसने अभी ब्लैक टक्सीडो सूट पहना था, हमेशा की तरह सेट बाल, हाथों में महंगी घड़ी, पैरों में काले जूते और हमेशा की तरह चेहरे पर वो एक कोल्ड ड्रिंक, जिसे देखकर कृतिका एक पल को तो सब कुछ भूलकर उसमें खो जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने वो सीन आता है जब सूर्य उसके साथ उसके सामने ही अनाया को अपनी पत्नी कह रहा था। वो पल याद आती है, कृतिका सूर्य से मुंह फेर लेती है और उसकी आंखों में एक जलन नजर आने लगती है, जो अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। डॉक्टर सारिका या कृतिका कुछ भी बोलती उससे पहले ही सूर्य अपना एक हाथ अपनी पेट के पॉकेट में डाले अपनी कोल्ड पर्सनालिटी लिए अंदर आता है, बिना किसी को देखे चेयर पर बैठते हुए। जैसे ही अपना एक हाथ टेबल पर रखता है, उसका हाथ कृतिका के हाथों से टच करता है और तभी कृतिका तुरंत अपना हाथ अपने पास खींच लेती है। ये देखकर सूर्य की भौहें तन जाती है, क्योंकि वे देख पा रहे थे कि कृतिका अब उसकी तरफ ना देख रही थी और ना कुछ बोल रही है। लेकिन जब उसकी टच मात्र से ही कृतिका खुद का हाथ हटा लेती है, तब उसे कृतिका पर हल्का हल्का गुस्सा आने लगता है। लेकिन वह अभी बिल्कुल वो सारी बातें साइड में रख हटाकर अपनी नजर डॉक्टर सारिका पर गड़ा अपने कठोर शब्दों में कहता है, अब आप बताइए क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ। यहाँ मैं कोई जरिया निकाले बात निकलवाने का। सूर्य की आवाज में कठोरता महसूस कर डॉक्टर सारिका के साथ साथ कृतिका की भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डॉक्टर सारिका को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि वह जानती थी कि सूर्य से कोई भी बातें छुपाने का नतीजा उसकी जान भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज्यादा। सभी चीजों को समझकर डॉक्टर सारिका कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही कृतिका गुस्से से सूर्य को घूरते हुए बोलती है, आपको यही जानना देना कि आपके दोनों बच्चे कैसे हैं, तो आप निश्चित रहिए आपके दोनों बच्चे सही सलामत है। यही बात बताने के लिए डॉक्टर सारिका ने बुलाया है आपको यहाँ। इतनी बातें बोलकर कृतिका अपनी नजर डॉक्टर सारिका पर ट्रांसफर कहती है, बताइए डॉक्टर सारिका, इनके दोनों बच्चे कैसे हैं। इतना देर वो
अपनी आंखों से ही डॉक्टर सारिका को बातें बताने से मना करती है। कृतिका की बातें सुनकर और उनकी आंखों के इशारे को समझकर डॉक्टर सारिका अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, जी मिस्टर प्रताप, आपके दोनों बेबी ठीक है। डॉक्टर सारिका की लड़खड़ाती आवाज सुनकर सोरी उनको शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, डॉक्टर सारिका, आपकी आवाज आपकी बातों का साथ क्यों नहीं दे रही? क्यों लड़खड़ा रही है? वो इतना बोल वो अपनी जगह से उठते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए कहता है, याद रखना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो आप तो क्या, आपका पूरा खानदान मौत की भीख मांगेगा। मिस्टर चौधरी के मुंह से धमकी सुनकर डॉक्टर सारिका के पसीने छूट जाते हैं। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसा नहीं था कि वो कोई छोटी मोटी डॉक्टर थी, वो इंडिया की नंबर 1 गायनेकोलॉजिस्ट थी, लेकिन वो चौधरी की पोजीशन और उसकी पावर बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इस कारण उसको रत्ती भर भी शक नहीं था कि सूर्य अपनी बातें कोशिश करने में कभी पीछे रहेगा। इसी डर से वो डिसाइड करती है कि अब वो सूर्य से कुछ नहीं छुपाएगी, क्योंकि वह कृतिका को तो संभाल सकती थी, लेकिन सूर्य को नहीं। कृतिका की नजर जब डॉक्टर सारिक पर जाती है और जब वह उनके चेहरे पर डर देखती है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि वो अब सच बताने वाली है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कृतिका भी अपनी जगह से उठकर टेबल पर अपने दोनों हाथ मारते हुए गुस्से से कहती है, धमकी देने के अलावा और कुछ आता भी है आपको? कब तक आपके अपने पावर और अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कमजोर को धमकाते रहेंगे आप? मिस्टर सूर्य सिंह प्रताप खुद के लिए कविता के नीचे तीखी बातें सुनकर सूर्य उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ज्यादा बोल रही हो? मैसेज कृतिका से सूर्य प्रताप। सूर्य का जवाब सुनकर कृतिका एकदम डरी हंसते हुए धीरे से कहती है, शायद आप भूल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये मिसेज प्रताप का ताज आप किसी दूसरे के सर पहना कर आए हैं। कृतिका के मुंह से किसी दूसरे के लिए मिसेज प्रताप सुनकर सूर्य भी उसी तरह धीरे से कहता है, तुम पहले बाहर चलो, फिर देता हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब। इतना बोल वो डॉक्टर सारिका को देखकर एक बार फिर अपनी सही कोल्ड वॉइस में कहता है, 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी बीवी की पूरी रिपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई नीड ए टेस्ट। इतना बोल के कृतिका को घूरते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। सूर्य के जाते ही कृतिका डॉक्टर सारिका से कुछ बातें करती है और वे भी बिना टाइम वेस्ट किए बाहर निकल जाती है। कृतिका जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने वाली होती है कि उससे पहले सूर्य इसका हाथ पकड़कर उसे डांटते हुए कहता है, हर चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती कृतिका, और याद रखना, अगर तुम्हारी किसी भी गलती के कारण मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतना बोल वो बिना कृतिका की तरफ एक नजर देखे बस उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के पास ले जाता है। उसे पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और तुरंत वहीं से गाड़ी भगा लेता है। लेकिन सूर्य के मुंह से बार-बार बस मेरा बच्चा सुनकर कृतिका को कहीं न कहीं बुरा लगता है। लेकिन सूर्य एक बार भी कृतिका के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा था। गाड़ी तो अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन फिलहाल अंदर एकदम शांति बस रही थी। सूर्य गुस्से में बस ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, तो वहीं कृतिका के दिमाग में बस सूर्य द्वारा अभी थोड़ी देर पहले की गई बातें ही घूम रही थी। कृतिका ने अपनी आंखों में रोकते खुद से कहती, आप चिंता मत कीजिए सूर्य, अब मुझसे भूल से भी कोई भूल नहीं हो सकती, क्योंकि आपके दोनों बच्चों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा जो उठा लिया है मैंने। सूर्य जब देखता है कि काफी देर बाद भी कृतिका कुछ बोल ही नहीं रही है, तो वो अपनी नजर इस पर फेर कर उसे देखते हुए कहता है, ये डॉक्टर सारिका के सामने क्या उल्टा पुल्टा बोल रही थी तुम, जबकि तुम जानती हो कि मेरे उनके बीच जो वे अब वैसा कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं। चोरी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही करती उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहती है, साथ रहते रहते सब कुछ हो जाता है, आप दोनों के बीच में हो जाएगा, और अभी तो आप दोनों एक ही कमरे में, इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसका गला भराया था और उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। कृतिका की बातें सुनकर सूर्य गाड़ी को रोकते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, और फिर ध्यान आता है कि वो अपने विलाप में पहुंच गया है। इस कारण वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर कृतिका की तरफ जाता है। जैसे ही उसकी तरफ का दरवाजा खोलता है और उससे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही अनन्या आकर उससे लिपट जाती है और उसके गालों को चूमकर मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे हब्बी। अनन्या की हरकत देख सूर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे जरा भी पसंद नहीं था कि कृतिका के अलावा कोई भी उसे छुए, और आज तो उसने इस लड़की ने छुआ था जिसे वह हद से ज्यादा नफरत करता था। सूर्य अनन्या को देखकर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही उसकी नजर अनाया के पीछे कुछ दूरी पर खड़े अपने डेढ़ पर जाती है, जिसे देख वो अनाया को बस गुस्से से घूरते हुए अपने कदम डेढ़ की तरफ बढ़ा देता है। उसने कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था, ये तो बस वही जानता था। अगर उसके डेढ़ की हालत खराब नहीं होती तो आज वे अनाया के लिए ये सजा उसकी जान लेकर ही देता। अनाया को चोरी को चूमते देखकर दिया की आंखें भर आती है और उसकी सांसें तेज चलने लगती है। तभी उसकी नजर अनाया पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखों में
क्योंकि आंसू गालों पर बहने लगते हैं क्योंकि अनन्या अभी पूरी की पूरी उसी की तरह दिख रही थी जैसे वो सूर्य की बीवी हुआ करती थी तब दिखती थी। उसके मुंह में अभी सूर्य के नाम का सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र जिसे देखकर दीपक का दिल सोच के तक जाता है। आखिर कौन पत्नी अपने हिस्से का सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और पर सजा देख सकती थी, लेकिन कृतिका देख रही थी और ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। तब अनाया की नजर कृतिका पर जाती है और वो कृतिका की आंखों में आंसू देख लेती है और वो कृतिका की आंखों में आंसू देखती है। तब वे इतराते हुए उसके करीब जाती है और कृतिका को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, जो देख रही हो ना उसको अपना लो क्यों कृतिका, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए असलियत यही है कि मैं सूर्य की पत्नी हूँ। मानती हूँ अभी वो बस अपने डेट के कारण मेरा पति होने का नाटक कर रहा है, लेकिन देखना धीरे धीरे वो पहले की तरह मेरा हो ही जाएगा। और तू ये भूल मत कि मैं उसका पहला प्यार हूँ और पहला प्यार भूला ऐसे नहीं भूलता। अनाया की तीखी बातें सुन कृतिका अपनी आंखों में आग लिए गुस्से से उसे देखते हुए कार से बाहर निकलती है और अनाया को घूरते हुए कहती है, सपना आप अच्छा देख लेती हो लेकिन जरूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो। और आप जिसके सपने देख रही हो ना वो मेरे सपने में भी मेरे अलावा किसी और को नहीं देखता तो हकीकत में देखना तो दूर की बात है। इतना बोलो थोड़ा और अनाया के करीब आकर मुस्कुराते हुए कहती है, देखा मैंने भी आपके 4 किलो के मेकअप को मेरे सूर्य ने एक नज़र भी नहीं देखा। तो आप कोशिश करना बंद कर दीजिए दी, क्योंकि सूर्य अब आप 7 जन्मों तक मेरे हो चुके हैं। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। कृतिका की बातें सुन अनाया की सांसें गुस्से से फूलने लगती है। वो अपना हाथ जोर से गाड़ी के बोनट पर मारकर चीखते हुए कहती है, नहीं कृतिका नहीं, तू देखना तो तेरा सॉरी बहुत जल्द मेरा बनेगा, हकीकत और सपना दोनों में ही वो बस मुझे ही देखेगा। इधर कृतिका ने अनाया के सामने तो बहुत ही हिम्मत वाली बातें कर ली थी और उसे दिखा दिया था कि उसकी बातों पर उस पर कोई असर कि उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन सच तो ये था कि कृतिका अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कृतिका अपने में ही खोई हुई खुद को संभाले कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में समर जी की आवाज आती है जो उसे बुला रहे थे। उनकी आवाज सुन कृतिका अपने होठों पर नकली मुस्कान सजाकर उनकी तरफ बढ़ जाती है क्योंकि वे अपनी किसी भी हरकत से उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। सूर्य कृतिका की हर हरकत को बड़े गौर से नोटिस कर रहा था। कृतिका के होठों पर सजी नकली मुस्कान के पीछे छुपे उसके दर्द को वो भली भांति समझ पा रहा था, लेकिन अफसोस वो अभी मजबूर था और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। समर जी कृतिका के सिर पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, अब कैसी तबीयत है बच्चे आपकी? सूर्य ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण वो आपको डॉक्टर के पास लेकर गया था। अब ठीक है आप? समर जी का केयर खुद के लिए देख कृतिका की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वे खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहती है, जी अंकल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोल वो अपनी नजर सूर्य पर टिकाकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे जीजा जी। उसने जीजा जी और थोड़ा जोर देकर और जी उससे भी ज़्यादा जोर देकर कहा था, क्योंकि उसे पता था कि सूर्य उसके मुंह से खुद के लिए जीजू सुनकर कितना भड़कता था। वही हुआ। कृतिका की बातों से सूर्य की मुठ्ठियां कस जाती है और हाथों की नसें उभरने लगती है, लेकिन तभी सूर्य भी हल्का मुस्कुराते हुए कृतिका को देखता है। उसकी मुस्कान की वजह कृतिका जब तक समझ पाती उससे पहले ही सूर्य उसकी बाह पकड़कर उसे खुद के सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, थैंक यू कृतिका, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लगा। आप अपने जीजू का बर्थडे के भूल कैसे सकती हो? आपको तो सबसे पहले मुझे विश करना चाहिए था। इतना बोल वो अपने पिता का चेहरा देखते हुए धीरे से कृतिका के कान में कहता है, रात को मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे कुरूल जीजा से। इतना बोल वो कृतिका को खुद से अलग कर देता है। सूर्य की धमकी सुन कृतिका समर जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल अब मैं चलती हूँ, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है। इतना बोल वो जैसे ही जाने लगती है अनाया की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। अनाया मुस्कुराते हुए उन सब के पास आती है और सूर्य की बाहों में अपना हाथ लपेटकर अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर कृतिका को देखते हुए कहती है, तू अभी आराम कर, लेकिन रात को पार्टी में तुझे आना ही है। आखिर तेरे जीजू की बर्थडे पार्टी है और उसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और सबसे बड़ी बात, उस पार्टी में तुम सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है जिसे सुनकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।